नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहद खास पेशकश पर्दे के पीछे और मैं हूं आपका दोस्त हर बार की तरह हर्ष वर्मा। अगर आप ये देखें इस हफ्ते तो कई ऐसे शेयर रहे जिसमें असामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिले जो कि काफ़ी सालों बाद आए। कुछ ऐसे भी स्टॉक लेकर आए हैं हम जिन पर आपकी निगाहें नहीं गई होंगी, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में एक धमाकेदार तेजी देखने को मिली। इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो से जुड़े शेयर तो रहेंगे, साथ में छोटे शेयरों पर भी चर्चा करेंगे जिस पर ब्रोकरेज की राय क्या है, नए टारगेट्स क्या है और खास तौर पर नए नवेले लिस्टिंग आईपीओ जैसे अर्बन क्लैप में अब आगे का पड़ाव क्या कहते हैं, कहां तक जा सकते हो, तो सब पर ओवरऑल 360 डिग्री मार्केट को कवर करने की कोशिश करेंगे इस शो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते 13 रुपए के SEPC लिमिटेड शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आप ये देखिए, गुरुवार को शेयर 10% तक की छलांग लगाता हुआ दिखा। पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो गुरुवार को सबसे ज्यादा कंपनी के 3 करोड़ से अधिक शेयरों की खरीद फरोख्त हुई यहाँ पर, जो कि इसके 20 दिन के औसत वॉल्यूम 12 लाख शेयर से काफी ज्यादा है। ये उछाल उस समय आया जब कंपनी ने बताया कि उसे जल संसाधन विभाग दिल्ली सरकार की तरफ से 442 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये परियोजना प्रगति यात्रा से संबंधित है और इसे 24 महीने के अंदर पूरा करने का यहाँ पे लक्ष्य लेकर कंपनी चल रही है। ये ऑर्डर कंपनी के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 20% है और कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 2,500 करोड़ के आसपास का है। इसके अलावा SEPC को घरेलू रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी पारदर्शी ऊर्जा लिमिटेड से 650 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि LOA भी मिलता हुआ दिखा है। ये ऑर्डर महाराष्ट्र के 26 स्थानों पर 133 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के 4 जिलों में फैला होगा और शेयर बाजार के अगर हम लोग इस स्टॉक के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक महीने में 14% ये स्टॉक भाग चुका है, एक साल में 37% की रैली दे चुका है और प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी की बात करें तो करीब 28% के आसपास है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। देश की सबसे बड़ी विंड एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी सुजलॉन एनर्जी को वित्त वर्ष 2025-26 के सबसे बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। यहाँ पर आप समझिए कि 638 मेगावाट का ये ऑर्डर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से हासिल हुआ है कंपनी को। ये कंपनी के फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। ये सुजलॉन का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले कंपनी को NTPC ग्रीन एनर्जी से 1544 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। सुजलॉन ने एक्सचेंज पे इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी यहां पर बनती हुई दिखी है। सुजलॉन एनर्जी की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट भारत की एनर्जी ट्रांजिशन यात्रा में एक अहम रोल निभा सकता है। FDRE आधारित विंड सिस्टम अब यहाँ पे ग्रिड स्टेबल और 24/7 क्लीन एनर्जी उपलब्ध कराने के लिए एक बड़े सॉल्यूशन के रूप में उभर रहा है। ये सहयोग से यहाँ पर साफ तौर पे है कि सुजलॉन की जो अगली पीढ़ी की तकनीक है और टाटा पावर की जो स्केलेबल ग्रीन एनर्जी है, इन दोनों की सोच मिलकर मेक इन इंडिया को एक नए इनोवेशन पर ले जाएगी। यहाँ पे सुजलॉन के अगर ग्रुप की बात करें तो 17 देशों में 21 मेगावाट से ज़्यादा की विंड एनर्जी क्षमता जो है कंपनी ने स्थापित करी है। अगर आप इसकी मौजूदगी की बात करें यहाँ पर तो सबसे बड़ी अगर आप देखें तो एक बड़ी मौजूदगी है भारत के अंदर। कंपनी के पास 15.2 गीगावाट की क्षमता है यहाँ पे। अगर नए टारगेट्स को लेकर चले तो UBS की रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। स्टॉक पर 78 रुपीज़ का लक्ष्य दिया है। एक अच्छे लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और शेयर की, वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड की। शेयरों में इस हफ्ते जबरदस्त उछाल देखने को मिला और आप ये समझिए कि 60 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो 5 में एक जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी। 5 दिन में शेयर जो है 13% भागता हुआ दिखा। ये तेजी यहाँ पर आप देखें ट्रेडिंग वॉल्यूम में यहाँ पर जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला। कंपनी के 15 साल के जो शेयर बाजार का आप इतिहास देखें, अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से। कंपनी के 4.5 करोड़ से ज्यादा के शेयरों का लेन देन हुआ, जो कि पिछले 20 दिनों के औसत वॉल्यूम 15 लाख से कहीं ज़्यादा। आप सोचिए 15 लाख के जो एक वॉल्यूम होता है उससे कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला है। आपको ये भी बता दें कि बाजार के दिग्गज निवेशक वल्लभ भंसाली जो है उनकी कंपनी में हिस्सेदारी है, 1.01% के आसपास की हिस्सेदारी है। इसके अलावा बार्कलेज वेल्थ की बात करें, ट्रस्टीज इंडिया की बात करें, इनके पास भी करीब 2.5% की शेयर होल्डिंग कंपनी के पास है, इन कंपनियों के पास है। वॉस्कॉन इंजीनियरिंग ने अगर हम लोग बात करें तो फरवरी में 2010 की बात करेंगे तो 165 रुपये प्रति शेयर की कीमत थी के आसपास थी, यहाँ पर एंट्री की थी कंपनी ने। अब आप ये समझ लीजिए कि कोविड महामारी के दौरान स्टॉक फिसल कर 6 रुपये तक आ गया था, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली और शेयर में 10 गुना से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। इसके बावजूद अभी भी अपने IPO प्राइस 165 से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि कंपनी की तरफ से ना तो अभी तक कोई बोनस दिया गया है और ना ही स्टॉक कोई स्प्लिट हुआ है। तिमाही के अगर नतीजों की बात की जाए यहाँ पर तो कंपनी के नतीजे जो है ठीक ठाक रहे हैं। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करें तो 31% के आसपास की यहाँ पे हिस्सेदारी देखने को मिल रही है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी और यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर पर 2,790 करोड़ के आसपास के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यहाँ पे ये मामला यस बैंक के एक अधिकारी की शिकायत पर 2022 में दर्ज किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यानी कि सीबीआई ने 18 सितंबर को अनिल अंबानी और दूसरे के खिलाफ यहाँ पे चार्जशीट दाखिल की। आरोप है यहाँ पे कि अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनियां रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंशियल लिमिटेड पर, और इसके साथ ही यस बैंक और बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच धोखाधड़ी वाले लेन देन हुए थे, और इसके चलते यहाँ पर जो है चार्जशीट में इनका नाम आया है। इससे यस बैंक को करीब करीब आप समझिए कि 2,790 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था, जिस तरह की हेरफेर होती हुई दिखेगी देखने को मिली थी। यहाँ पर कोर्ट में जो सीबीआई ने यहाँ पर चार्जशीट दाखिल करी है और कई बड़ी बातें कही हैं उन्होंने, क्योंकि मुंबई की विशेष अदालत में यहाँ पर चार्जशीट दाखिल हुई है। जांच एजेंसी का साफ तौर पर कहना है कि अनिल धीरूभाई अंबानी जो ग्रुप है उसके अध्यक्ष हैं, यानी कि रिलायंस कैपिटल की बात की जाए उसके निदेशक के तौर पे काम कर रहे हैं। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर साफ तौर पे आरोप लगाया गया है। यहाँ पे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का भी नाम है यहाँ पर। तो तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं जहाँ पर अनिल अंबानी की जो मुश्किल हैं वो और बढ़ती हुई दिखेंगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो राणा कपूर, बिंदु कपूर, राधा कपूर, रोशनी कपूर जो कि इनके परिवार के सदस्य हैं, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और इसी के चलते यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में एक भारी दबाव जो है वो देखने को मिला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में काम करने वाली एक कंपनी ने हाल ही के महीनों में लगातार हम लोग देखें मजबूत प्रदर्शन किया है। इस स्टॉक का नाम है IRM एनर्जी। पिछले 5 दिनों में 30% तक जो है स्टॉक भागता हुआ दिखा है। फिलहाल 350 के भाव के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। IRM एनर्जी का CNG कारोबार फिलहाल कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी ने आप समझिए CNG वॉल्यूम में 21% साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी करी है। यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि IRM ने तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली एरिया में रेड टैक्सी नाम की कैब सर्विस से समझौता किया है, जिसके तहत 700 टैक्सियों को पेट्रोल डीजल से हटाकर CNG में लाने की योजना की जा रही है। इसके लिए कंपनी ड्राइवरों को प्री फिल्ड फ्यूल कार्ड दे रही है। कंपनी ने FY25 में प्रति यूनिट 4.5 रुपये एबिटा कमाया था, जो कि FY26 की पहली तिमाही में 4.7 रुपये रहा है। मैनेजमेंट का लक्ष्य जो है वित्त वर्ष 2026 के पूरे साल के आंकड़ों के हिसाब से कहें तो ये बढ़कर करीब 5.25 से करीब 5.5 रुपये प्रति जो यूनिट है तक वहाँ तक पहुँचता हुआ दिखेगा। इसके लिए कंपनी ने 50 नए CNG स्टेशन खोलने की तैयारी कर रही है, जिससे आने वाले सालों में CNG वॉल्यूम में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज़ ने IRM एनर्जी को लेकर पॉजिटिव रुख अपनाया है। फर्म का कहना है कि कंपनी की मजबूत CNG ग्रोथ, पाइपलाइन में चल रहे प्रोजेक्ट्स और बेहतर मार्जिन आने वाले समय में निवेशकों के लिए एक बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, और जो लक्ष्य दिया जा रहा है वो 440 रुपये का दिया जा रहा है। अब हम लोग एक और कंपनी की बात करते हैं जो आप समझिए कि एक ऐसी खबर है जिसके बाद स्टॉक जो है वो रॉकेट होकर काफ़ी बड़े ग्रुप अडानी ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पे धुआंधार रैली देखने को मिली। इस ग्रुप के शेयर अडानी पावर में करीब 9% की तेजी देखने को मिली। अडानी इंटरप्राइजेज 4% भागा। अडानी पोर्ट की बात करें 2% तेजी देखने को मिली, और अडानी टोटल गैस जो है वो 10%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 3% चढ़ते हुए दिखे। दरअसल खबर क्या है? खबर ये निकल के आई कि सेबी ने अडानी ग्रुप और गौतम अडानी को स्टॉक मैनिपुलेशन केस में क्लीन चिट दे दी है। सेबी ने अपने ऑर्डर में साफ कहा है कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ग्रुप ने रिलेटेड पार्टीज के जरिए शेयर की कीमतें बढ़ाई हों। इनसाइड ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन और पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के उल्लंघन जैसी बातें जो है वो बेबुनियाद है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। हिंडनबर्ग की बात बताएं तो हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि ग्रुप ने 3 कंपनियां अगर बात करें तो एडीकॉप एंटरप्राइजेस, माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स और यहाँ पे रेहवार इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पैसा घुमाकर अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पावर में लगाया जा रहा है। लेकिन सेबी ने कहा कि उस समय के नियमों के हिसाब से ये डील रिलेटेड पार्टी में नहीं आता, इसलिए किसी तरह का उल्लंघन ये नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट आई। ब्रोकरेज हाउस का साफ तौर पे यहाँ पे बोलना है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मॉर्गन स्टैनली का, तो अडानी पावर पर ओवरवेट की रेटिंग दी है और उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो 818 रुपये कर दिया, यानी कि मौजूदा स्तर से 30% की तेजी की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इसके अलावा दूसरे स्टॉक पर भी काफ़ी बुलिश स्थिति देखने को मिली। अडानी ग्रीन की बात करें तो जेफरीज की रिपोर्ट आई और उन्होंने जो टारगेट है वो 1300 रुपये प्रति शेयर के भाव कर दिया है, यानी कि अभी फिलहाल के लिए बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है जो साफ तौर पर अडानी ग्रुप पर काफ़ी बुलिश स्टांस लेकर चल रही हैं। अब हम लोग एक और स्टॉक की बात करते हैं। इडा की रिटेल पार्टिसिपेशन का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे हिस्सेदारी है। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ में एक मजबूत पकड़ है कंपनी की। अब यहाँ पर खबर क्या निकल के आए कि
कंपनी ने इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी को 1334 करोड़ का कर्ज मंजूर कर दिया। ये फंडिंग कंपनी की मध्य प्रदेश में 4.5 गीगावाट की सोलर सेल निर्माण यूनिट स्थापित करने में मदद की जाएगी और आपको बता दें कंपनी की सब्सिडरी है। इस खबर के बाद यहाँ पर देखिए 4% की बढ़ोतरी स्टॉक में देखने को मिली। IRDA की ताज़ा फाइलिंग के अनुसार यहाँ पर इस परियोजना की कुल लागत जो है वो करीब 1,500 करोड़ के आसपास है। इसमें 1,134 करोड़ का जो योगदान है वो IRDA करेगी। 378 करोड़ की जो राशि है उसका अतिरिक्त स्रोतों से यहाँ पे जुटाई जाएगी, दूसरे सोर्स से यहाँ पे जुटाई जाएगी। और ये सोलर सेल निर्माण यूनिट की जो है यहाँ पे नर्मदापुरम जिले के मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी में स्थापित की जाएगी। नई यूनिट के शुरू होने के बाद कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 7 गीगावाट तक बढ़ती हुई दिखेगी पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता के हिसाब से देखा जाए। ये परियोजना भारत के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में आप जरूर जानना चाहिए कि स्टॉक की आगे की चाल कैसी रह सकती है। तो डेरिवेटिव टेक्निकल एनालिस्ट रत्नेश गोयल का साफ तौर पे कहना है कि IRDA के शेयर में अभी बेस फॉर्म हो रहा है। स्टॉप लॉस फिलहाल आप 153 का लगा के रखें, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगी नहीं। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 164 और 167 तक जाता हुआ दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और यहाँ पर खबर बड़ी निकल के आई। जापान की टॉप फाइनेंशियल सर्विस कंपनी सुमितोमो मुत्सुई फाइनेंशियल ग्रुप यानी कि SMFG ने भारत के निजी सेक्टर के बड़े बैंक यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी और मजबूत कर ली है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की दिग्गज फाइनेंशियल कंपनी सुमितोमो मुत्सुई फाइनेंशियल ग्रुप ने भारत के यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ा लिया है। कंपनी ने प्राइवेट इक्विटी दिग्गज काराइल ग्रुप से करीब 51 अरब येन यानी कि लगभग 2,800 करोड़ में 4.2% अतिरिक्त स्टेक खरीदने पर सहमति जताई है। इस डील के बाद SMFG की येस बैंक में जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 24.2% हो जाएगी। ये कदम भारतीय बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को साफ तौर पर दिखाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्राइवेट बैंक में SBI की हिस्सेदारी जो है यानी कि येस बैंक में जो SBI की हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा की बनी रहेगी। बैंक के बोर्ड में SMBC की यहाँ पर अगर आप देखें तो शिनीचिरो जो है यहाँ पर और साथ में राजीव विरवल्ली जो है इसकी जगह जो है वो लेते हुए दिखेंगे यहाँ पर। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। और आपको बता दें ये डील क्यों आखिर इंपॉर्टेंट है, तो ये डील इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि येस बैंक के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सुमितोमो मुत्सुई उभरा है। हिस्सेदारी बढ़ने से बैंक के कर्ज और बैलेंस शीट को मजबूत करने में मदद मिलेगी, विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। हालांकि आप समझिए कि किस तरह की कई रिपोर्ट आई हैं जो साफ तौर पे कहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा अर्निंग पे दबाव दिख सकता है और जो टारगेट्स हैं कई इंटरनेशनल ब्रोकरेज ने 17 के आसपास इसके दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी खबर की। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के निवेशकों के लिए एक खबर निकल के आई जो कि काफ़ी राहत भरी बनती हुई दिखी है। कंपनी का शेयर इंटरडे में आप देखिए 8.5% उछलकर करीब 8.5 रुपये के पास ही पहुंचता हुआ दिखा और पिछले 7 महीनों की ऊंचाई पर ये बंद होता हुआ दिखा। तेजी की ये जो वजह है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि AGR केस से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया के AGR मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई अब अगले शुक्रवार तक टल गई है। खास बात यह रही है कि सरकार की ओर से कोर्ट में विरोध दर्ज नहीं किया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि DOT ने मामले पर समाधान निकालने की बात कही है। ये संकेत बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहे और निवेशकों में उम्मीद यहाँ पर जगती हुई दिखी है। कंपनी इस लंबे समय से यहाँ पर चल रहे विवाद में कुछ राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से स्टॉक में एक तेजी है। वोडाफोन आइडिया ने 8 सितंबर 2025 को 9,450 करोड़ की अतिरिक्त AGR डिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वित्त वर्ष 2017 तक के AGR लाइबिलिटी को सील कर चुकी है यहाँ पर और पिछली देनदारियों में किसी भी तरह के बदलाव करने की यहाँ पर मनाही कर दी गई है। DOT का कहना है कि ये कोई नया कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कंपनी का मानना है कि ये डिमांड जो है वो अनुचित है। अब DOT खुद कोर्ट में से समाधान निकालने की बात कर रही है, जिससे बाजार में यहाँ पे पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट जो रचित खंडेलवाल है उनका साफ तौर पे कहना है कि शेयर 200 DMA के पार निकल चुका है। एक अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म के हिसाब से 10 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 17 से 18 रुपये तक के भी उन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब हम बात करते हैं iPhone 17 की भारत में लॉन्चिंग के बाद एप्पल इंक की प्रमुख प्रोमिनेंट सप्लायर रिंगटोन के शेयरों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और शुक्रवार को 7% से ज़्यादा जो है स्टॉक जो है भागता हुआ दिखा। कंपनी का शेयर 310 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा, जो कि इसके 52 वीक के उच्चतम स्तर से यानी कि 334 रुपये से
थोड़ा बहुत ही नीचे रह गया है यहाँ पे। रेडिंगटन भारत में एप्पल प्रोडक्ट्स का एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है और आईफोन की बिक्री कंपनी के मुनाफे में अहम भूमिका निभाती है। आईफोन 17 की लोकप्रियता को देखते हुए निवेशकों का भरोसा रेडिंगटन के शेयरों में साफ झलक रहा है। आईफोन लॉन्च से पहले ही मंगलवार को भी आप ये देखें कि इसके शेयरों में 20% का उछाल देखने को मिला। कंपनी की जून तिमाही में निवेशकों की अगर आप बात करें यहाँ पर, तो एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एप्पल का योगदान रेडिंगटन की कुल आमदनी में 34% है यहाँ पर, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2025 के 30% से अधिक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जुलाई में आप ये देखिए कंपनी के नतीजों के बाद यहाँ पे निवेशकों का भरोसा बढ़ा था। जून तिमाही को देखें तो नेट प्रॉफिट जो है 275 करोड़ रहा, जबकि पिछले अगर आप देखें सेम तिमाही में पिछले साल में तो 246 करोड़ था, यानी कि 12% का जंप यहाँ पे देखने को मिला था। रेवेन्यू में 22% की छलांग देखने को मिली थी। एबिटा 8% यहाँ पे बढ़ता हुआ देखा था। अब हम लोग बात करते हैं आगे फुटवेयर कंपनी मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड की। इसके शेयरों में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो आप ये समझिए कि 42 रुपये का जो शेयर है 5 दिनों के अंदर करीब 30% तक चढ़ गया। जी हाँ, 30% की तेज़ी देखने को मिली। बुधवार को सबसे ज़्यादा शेयरों में यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला। अब तक कंपनी के 30 लाख से अधिक शेयरों की यहाँ पे खरीद फरोख्त होती हुई देखने को मिली, जो कि पिछले 20 दिनों के औसत 70,000 से कई गुना ज़्यादा है। आप सोचिए आप कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे समझने वाली बात ये, गौर करने वाली बात ये कि इस तेज़ी के पीछे की वजह जो है मिर्ज़ा के यहाँ पर डीमर्ज की जो यूनिट है यहाँ पर रेड टेप। दरअसल क्या हुआ कि रेड टेप ने आईटी विभाग के जरिए जांच की गई कि जो जांच हो रही थी उसकी पुष्टि की रही कंपनी ने। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने टैक्स अधिकारियों को पूरा सहयोग किया और बिजनेस सामान्य रूप से चल रहा है। इस तरह की अभी कोई भी नेगेटिव खबर नहीं है। रेड टेप ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में साफ तौर पे कहा कि कंपनी ने आयकर अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग किया है। उनसे जो भी जानकारी मांगी गई उन्होंने साझा करी है और जिस वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। इसके साथ यहाँ पे फुटवेयर कंपनियों को हाल ही में यहाँ पर एक जो ऐलान हुआ जीएसटी दरों का कटौती का, वो भी एक पॉजिटिव रहा, क्योंकि 2,500 तक के फुटवेयर हैं उन पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, पहले ये 12% लगता था। मिर्जा इंटरनेशनल के शेयरों में अब आप ये समझिए कि 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज को ये पार कर चुका है और कई जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं इसमें मजबूत की स्थिति यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक स्मॉल कैप कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली ये कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। इसमें ज़बरदस्त एक्शन इस हफ्ते देखने को मिला। कंपनी के शेयर शुक्रवार को आप समझिए कि 7.5% तक चढ़ते हुए दिखे, जिससे ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई 3,312 से अब सिर्फ 1% दूर रह गया है और पूरे हफ्ते में शेयर में आप देखें तो 10% का उछाल देखने को मिला। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने पिछले 3 दिनों की अगर कारोबारी दिनों की बात करें तो 15% से ज़्यादा ये ऊपर चढ़ता हुआ दिखा है। अब स्टॉक में तेज़ी क्यों आया, अब ये भी समझ लीजिए। इंटेल में एनवीडिया की अगर हम लोग बात करें तो $5 बिलियन का निवेश करेगी, ये खबर निकल के आई। दोनों जो कंपनियां हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सनल कंप्यूटिंग प्रोडक्ट बनाएगी। अब आप कहेंगे कि भाई इससे स्टॉक से नेटवेब का क्या लेने देना, तो आप ये समझिए कि नेटवेब का इंटेल एनवीडिया के साथ टेक्नोलॉजिकल करार हो रखा है, जिससे चलते यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। नेटवेब ने ब्रॉडर मार्केट और अपने सेक्टर दोनों को पीछे छोड़ दिया। ये शेयर सेक्टर की औसत 8.5% से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से स्टॉक में एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेदांता के डीमर्जर योजना की, जिसको राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी ने इस पर आपत्ति जताई है। सरकार ने 4 प्रमुख मुद्दे उठाते हुए कहा कि इस योजना के बाद कारोबारी जोखिम जो है वो बढ़ जाएगा। सरकार के इस बयान के बाद वेदांता लिमिटेड के शेयरों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वेदांता ने हाइड्रोकार्बन संपत्तियों के बारे में एक भ्रामक जानकारी दी और उनकी ओर से पेश होने वाली जो तस्वीर है वो वास्तविकता को भटकाने वाली साफ तौर पर देखने को मिली। साथ ही लायबिलिटी के बारे में पर्याप्त खुलासा नहीं किया गया और सेबी के खुलासे नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। सरकार ने दावा किया है कि यहाँ पे माल्को एनर्जी लिमिटेड नाम की जो डीमर्ज हुई यूनिट है वो जल्द ही लिक्विडेशन की ओर बढ़ेगी, जिससे सरकार की बकाया वसूली लगभग असंभव हो जाएगी। इसलिए सरकार ने एनसीएलटी से आग्रह किया है कि इस डीमर्जर योजना को किसी छल के रूप में ना देखा जाए, जो सरकार के बकाये वसूलने के प्रयासों में यहाँ पे बाधा डाल सकते हैं। आप देखिए, आप ये समझ लीजिए कि डीमर्जर के बाद संपत्ति कवरेज में यहाँ पे भारी कमी आ गई है। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर और यहाँ पे वेदांता के पास 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, जो कि सरकार की कुल मांग से करीब यहाँ पे
12 गुना से ज़्यादा है यहाँ पे। वहीं माल्को के पास लगभग 29,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं और मार्च 2024 में माल्को का जो नेट वर्थ है वो लगभग नकारात्मक नेगेटिव रहा है। सरकार का यहाँ पे साफ तौर पे ये भी आरोप है कि वेदांता ने सेबी की लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन किया है और इस विवाद के चलते वो एनसीएलटी के पास पहुंचते हुए दिखे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक की बात करते हैं जहाँ पर रिटेल जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। स्टॉक का नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज। इस शेयर में भी ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। पूरे हफ्ते की बात करें 5 दिनों में 8% ये स्टॉक जो है वो चढ़ता हुआ दिखा। आपको बता दें कि बेलराइज इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ साल 2025 में आया था, इसका इशू प्राइस 90 रुपये था और यहाँ आप ये समझिए कि यहाँ से मौजूद भाव जो है आप इससे 65% ये रिटर्न दे चुका है। ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक्स यहाँ पे स्टॉक के ऊपर कवरेज उन्होंने शुरू कर दी है और यहाँ पे निवेश की सलाह दी है। उनका कहना है कि ऑटो कंपोनेंट निर्माता पर यहाँ पर खरीद की सलाह दी जा रही है। 185 रुपये के यहाँ पे टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा भाव के हिसाब से देखें तो 20% की यहाँ पे बढ़त बनाता हुआ स्टॉक देख सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि कंपनी जो है 2 व्हीलर एंसिलरीज प्रोडक्ट पर फोकस करती है, OEMs टाइप्स से विस्तार कर रही है, यहाँ पे नए प्रोडक्ट के लॉन्च और यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन के जरिए एवरेज सेल्स वॉल्यूम में सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे चलते स्टॉक में बढ़त बनती हुई दिख सकती है। अब हम लोग बात करते हैं पे आईपीओ की, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था आईपीओ के बारे में बताएंगे यहाँ पर। तो देखिए अर्बन कंपनी की बात करते हैं, 1900 करोड़ रुपए के आईपीओ में ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। 10 सितंबर से 12 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और पहले ही दिन निवेशकों को ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता हुआ दिखा। और इतना ही नहीं बल्कि लिस्टिंग के बाद भी शेयर में 10% की तेज़ी आई अगले दिन भी। आप ये समझिए कि आईपीओ में निवेश करने वाले जो भी निवेशक हो उनका अच्छा पैसा बना। 103 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले 162 पर लिस्ट हुआ और उसके बाद भी इस तेज़ी को थमने का नाम नहीं ले रहा। लिस्टिंग से आप ये देखिए लगभग ये इशू प्राइस था 60% के ऊपर ये लिस्ट होता हुआ दिखा है। कंपनी जो है इस पैसे से फ्रेश इशू जो पैसा जुटाएगी उसको टेक्नोलॉजी मार्केटिंग इनिशिएटिव के लिए अपग्रेड करती हुई दिखेगी। अब आप जान लीजिए कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल का कहना है यहाँ पे कि 190 रुपये की क्लोजिंग के बाद ये 200 से ऊपर तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 170 का स्टॉप लॉस आप लगाना ना भूलिए। कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर आप समझें तो कंपनी भारत, यूएई, सिंगापुर जैसे 51 शहरों में इनकी जो है प्रेजेंस है और अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी का जो है आप ये समझिए कि कई प्लेटफॉर्म्स पे ग्राहक क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, इसके अलावा और भी इलेक्ट्रिकल, पेंटिंग, ब्यूटी, तमाम तरह की जो थेरेपीज़ है, मसाज थेरेपीज़, ये कंपनी जो है वो देती है। अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं, इसकी भी लिस्टिंग की बात करते हैं, एक अच्छा मुनाफा कमाया है यहाँ पर निवेशकों ने। तो यहाँ पर श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का इसकी आईपीओ की भी लिस्टिंग होती हुई दिखी। यहाँ पर आप ये समझिए कि एनएससी पर 188 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस जो था वो आप ये समझिए उससे 14% ऊपर जाता हुआ दिखा है। यहाँ पर बीएससी पे देखें तो 165 के भाव पर इशू प्राइस से 13% यहाँ पर उछलता हुआ करीब 187 पे कारोबार करता हुआ ये स्टॉक दिखा है। कंपनी ने 401 करोड़ रुपए के आईपीओ प्राइस बैंड से यहाँ पर 155 रुपये से लेकर 165 रुपये प्रति शेयर रखा था। यहाँ पे पिछले कुछ सालों में आप देखें तो कंपनी की जो लगातार कमाई में इजाफा हो रहा है। भारत में कुल 42 शहरों में कंपनी की सप्लाई चेन है। यहाँ पे आप देखिए श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की बात करें तो 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने के मंगलसूत्र डिज़ाइन करना और उनको बनाना कंपनी का बिजनेस है। मार्केटिंग भी करती है। अमेरिकी डायमंड, मोती, सेमी कीमती जो पत्थर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है यहाँ पे। और टाइटन, यहाँ पे रिलायंस रिटेल, तमाम बड़े बड़े जो यहाँ पर जो हैं कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो ये ओवरऑल शो था आपको बताने के लिए कि क्या पूरे हफ्ते बड़े बड़े कौन सी खबरें रही जिस पर राजस्वी तौर पर स्टॉक पे इम्पैक्ट डालते हुए दिखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम अगले हफ्ते की भी आपको तैयारी करते हैं ताकि आपको बता सके कि किन स्टॉकों में किस तरीके का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो कैसा लगा शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी वीकेंड।